हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आर्हेनियस इक्वेशन। इस टॉपिक में हम आर्हेनियस इक्वेशन को यूज करके यह पता करेंगे कि किसी भी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर चेंज करने पर रेट कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट होता है और आर्हेनियस इक्वेशन के मैथमेटिकल फॉर्म को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आर्हेनियस इक्वेशन को पढ़ने से पहले वॉन-टॉप के ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। वॉन-टॉप ने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को मेज़र किया और उन्होंने यह पाया यदि हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दें यानी T से बढ़ाकर T+10 कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू डबल या ट्रिपल हो जाती है। सिंस इन्होंने हर केस में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को सेम रखा है, ऐसे में रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है रेट कांस्टेंट के। यदि हम 298 केल्विन पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू को kT मान लेते हैं और 10 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू kT+10 मान लेते हैं तो वॉन-टॉप के अकॉर्डिंग kT+10 डिवाइडेड बाई kT की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 के बीच में आता है। इसी रेशियो को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कहते हैं। रेट कांस्टेंट के ऊपर पड़ने वाले टेम्परेचर के इफेक्ट को आर्हेनियस ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन के टर्म्स में बताया, जिसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर K रेट कांस्टेंट है, A को हम आर्हेनियस फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं। इसकी वैल्यू पर्टिकुलर रिएक्शन पर डिपेंड करती है। R हम जानते हैं कि यह यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, कैपिटल T टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है और EA एक्टिवेशन एनर्जी होती है। हमने रेट कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के बारे में पहले ही पढ़ रखा है, तो चलिए देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए हम इस रिएक्शन की हेल्प लेते हैं। H2 plus I2 गिविंग अस HI गिविंग अस 2HI। जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो रिएक्टेंट्स H2 और I2 पहले आपस में रिएक्ट करके एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें HH और II के बीच के बॉन्ड टूट रहे होते हैं और हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड बन रहे होते हैं। यदि हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा और उसके बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। यदि हमें रिएक्शन को कराना है तो सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को बढ़ाकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के एनर्जी के इक्वल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें जितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है उसे ही हम एक्टिवेशन एनर्जी EA कहते हैं। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि किसी केमिकल सिस्टम में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें मिनिमम जितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है उसे ही हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यदि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी तभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट फॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज यह प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेंगे। किसी भी रिएक्शन के रेट पर टेम्परेचर के इफेक्ट को हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ से बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जिसमें हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर एरिया अंडर द ग्राफ हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है। यदि हम रिएक्शन के रेट को समझ रहे हैं तो हमने पढ़ा है कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए
रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। तो हम मान लेते हैं कि रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी E है। तो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या फिर उससे ज़्यादा एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स ही प्रोडक्ट फॉर्म कर पाएंगे। और अगर हमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू निकालनी है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा या फिर उसके इक्वल है, तो उसे हम इस एक्सप्रेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं, e रेज टू पावर माइनस EA बाई RT। और हमने पढ़ा है कि यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व राइट साइड शिफ्ट होता है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन इंक्रीज हो गया है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। तो इस केस में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट फॉर्म कर पाएंगे। और यही रीज़न होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है।